यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल मेथड्स का जो थर्ड पेपर है उसके सेकंड चैप्टर में थे हम। और हमने पिछले जो लेक्चर में है वो कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, है ना। कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं कॉन्स्टेंट्स। एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, एक होता है करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हमारी कॉन्स्टेंट्स में हमारे दो टाइप के थे। एक था इंटीजर करैक्टर कॉन्स्टेंट, इंटीजर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, और इंटीजर कॉन्स्टेंट एक था रियल कॉन्स्टेंट्स। और करैक्टर कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या थे? सिंगल करैक्टर कॉन्स्टेंट्स, सिंगल करैक्टर कॉन्स्टेंट, और एक था हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, और हमने इंटीजर को लिखने के कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे। और इंटीजर भी आगे तीन टाइप के थे हमारे पास, हमने पढ़ा था। दिस इज डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, एक था डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, एक था हमारे पास ऑक्टल डेसिमल कांस्टेंट, और एक था हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। इसको लिखने के रूल्स वगैरह हम सारे पढ़ चुके थे। आज हम रियल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स हमारे होते क्या हैं? रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? मतलब वही है कि डेसिमल के पॉइंट्स। ठीक है, या तो वो नंबर्स जिनमें हमारा डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल, या फिर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी कि रियल कांस्टेंट को यदि आप डेफिनेशन में लिखोगे तो ए रियल और फ्लोटिंग पॉइंट, कोई भी एक नंबर, ठीक है, इज ए बेस 10 नंबर। बेस मोस्टली हम क्या करते हैं? 10 बेस नंबर 10 कंसिडर करते हैं। that contains either a decimal point or an exponent और both। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लो जैसे हमने लिख दिया -0.75, तो ये क्या एक रियल कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है? डेसिमल इन्वॉल्व हो गया। या फिर एक और नंबर जैसे मैं लिखती हूँ, मान लो एक बड़ा नंबर लिखना है तो 1.667 E+8 एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यदि मैं उन नंबर्स को लिखती हूँ। ठीक है, यदि कोई भी नंबर है उसमें हमारे डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंशियल पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? कि रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, तो रूल्स क्या है रियल कांस्टेंट्स को लिखने के? सबसे पहला रूल क्या है? इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। ठीक है, अच्छा, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसके पास एक डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। थर्ड इज इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो फोर्थ पॉइंट है, इफ नो साइन प्रीसीड्स इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। राइट, ठीक है। अब जो जो हमारा एक्सपोनेंट जो फॉर्म है वो भी हमारे पास क्या है? उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, मैंटिसा और एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, जैसे हमने एक्सपोनेंट पार्ट, जैसे हमने एक नंबर यहाँ पे लिखा था 1.667 E+8, तो जो ये बड़ा ई से पहले वाला जो पार्ट है, दिस इज द मैंटिसा पार्ट। ठीक है, और जो इसके बाद वाला पार्ट है, ई के बाद वाला, दिस इज द एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, एक कोई भी एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि नंबर लिखा है तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मैंटिसा और दूसरा होता है एक्सपोनेंट। समझ गए? ठीक है, जो ए से पहले वाला है पार्ट उसको तो मैंटिसा बोलेंगे, और जी ई के बाद वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। अच्छा, ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जब हमारा नंबर चाहे बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या फिर बहुत ज़्यादा बिग हो, तब हम इस एक्सपोनेंट फॉर्म वाले जो इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो भी जैसे हमारी इंटीजर की रेंज होती है, इंटीजर की रेंज होती है, वैसे हमारी रियल कांस्टेंट्स की रेंज भी होती है। इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? जो रेंज है वो हमारी वो है माइनस, ये लगा लो कि सिस्टम टू सिस्टम हमारा वेरी करता है। यदि हमारा ये लगा लो 3.4 एक्सपोनेंशियल -38 टू दिस इज प्लस साइन, तो
3.4 exponential 38 minus 38 to 38 on 16-bit computer. 16-bit मशीन लगा लो या फिर कंप्यूटर। यदि हमारा कंप्यूटर 16 बिट का है तो जो रेंज है, जो रियल नंबर को लिखने की रेंज जो है वो हमारी क्या होगी, 3.4 ई प्लस 38 माइनस 38 टू 3.4 ई प्लस 38। ठीक है। वैसे यदि हमारे पास 32 बिट का मशीन है, 32 बिट कंप्यूटर है, तो उस केस में जो रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1.7 ई की माइनस 308 टू 1.7 ई की 308। ठीक है, इतनी ज़्यादा रेंज है। तो कि इतनी रेंज तक का कोई भी इंटीजर यदि हम कंसिडर करते हैं तो वो क्या है, एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट जो है वो हमारे हम इसको मान लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी, जो ये वाली फॉर्म है, इसको भी लिखने के हमारे पास रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, फर्स्ट जो रूल है, द मैंटिस द एक्सपोनेंट पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय ए। द मैंटिस एंड एक्सपोनेंट part should be separated by letter E। यहाँ पे हमने लिखा, देखो ई से सेपरेट करते हैं, तो ई से जो इसका मैंटिसा पार्ट और जो एक्सपोनेंट पार्ट है, ये इससे ई से सेपरेटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट साइन जो होता है मैंटिसा का वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव। Default sign is positive. Exponent part must have at least one digit, which should be positive or negative. जो एक्सपोनेंट पार्ट है यहाँ पर कम से कम एट लीस्ट वन डिजिट होनी चाहिए। ठीक है। द एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन डिजिट, चाहे बेशक पॉजिटिव हो चाहे बेशक नेगेटिव हो, लेकिन इसमें एक डिजिट पक्का होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ बस यही थे हमारे 3 रूल्स थे जो इसको लिखने के। बाकी जो रेंज है वो हमारी है कि उसी रेंज के अंदर जो इंटीजर है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। अब मान लो एक और जो है, इट मस्ट नॉट कंटेन एनी कॉमा और ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस, इसके अंदर कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि वो होते हैं तो हमारा क्या है, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कुछ है इनवैलिड रियल कॉन्स्टेंट्स, जैसे ये है तो क्या है, इट कंटेन्स कॉमा, तो क्या क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि इट इंक्लूड्स कॉमा, कॉमा इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। अच्छा, 203 ई 13.2, एक और ये हमारा इसमें रूल होगा कि जो ये एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट होता है, एक्सपोनेंट के बाद जो पार्ट होता है, इट मस्ट बी एन इंटीजर। इसको रूल में लिखना है, रूल में भी लिख लो, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, द नंबर आफ्टर ई। ठीक है। ई के बाद नंबर जो होगा, दैट इज द एक्सपोनेंट पार्ट, क्योंकि मैंटिसा पार्ट से पहले वाला, ई से पहले वाला होता है, एक्सपोनेंट पार्ट ई के बाद वाला, दैट इज द एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट बी एन इंटीजर। ये हमेशा हमारा इंटीजर होना चाहिए। यदि यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या है, एक इनवैलिड कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। यहाँ पर ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, बात समझ आई। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे रियल कांस्टेंट्स को लिखने के हैं। उसके बाद आता है हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स। ठीक है, करैक्टर कांस्टेंट्स बिल्कुल सिंपल है। वेक्टर कांस्टेंट जस्ट क्या है, सिंगल करेक्टर इनक्लोज्ड विद इन अ कोट्स। ठीक है। आप इसमें सिंगल करेक्टर मीन्स सिंगल, इसमें आप कोई नंबर लिख सकते हो, कोई सिंबल लिख सकते हो, कोई भी जैसे मान लो 3 है तो ये क्या है, दिस इज आल्सो करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, एक सिंबल लगा दिया, हैश लगा दिया हमने डबल कोट्स में, तो दिस इज आल्सो ए करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट जस्ट सिंपली क्या है कि एक करेक्टर है इनक्लोज्ड विद इन कोट्स, तो ये होता है एक करेक्टर कांस्टेंट। फिर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट।
String constant consists of any number of consecutive characters including white space enclosed in double quotes. यहाँ ये सिंगल कोट्स में इंक्लूड होता है, यहाँ पर डबल कोट्स में कोई भी नंबर, मान लो एच ओ या फिर हेलो, कोई भी है, ये नहीं कि एक ही करेक्टर होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये सिंगल करेक्टर होता है, इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, करेक्टर इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। तो वो क्या था, करेक्टर कॉन्स्टेंट होता है हमारा। और यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी नंबर लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के हमारे भी एग्जांपल है, जैसे मान लो एक्स है, एक्स को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो ये हमारा क्या एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। अच्छा, और फिर क्या है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हर स्ट्रिंग के एंड में है ना, ये बैक स्लैश और जीरो ये कंसीडर करता है। एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग कांस्टेंट जो सी कंपाइलर है ऑटोमेटिकली ऐड ए नल करेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द नल करेक्टर। ठीक है, ये हम मेंशन नहीं करते, लेकिन ये सी जो कंपाइलर है वो अपने आप इसको ऐड कर लेता है। दिस करेक्टर इज नॉट विजिबल व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड। जब हमें स्ट्रिंग दिखती है तो ये करेक्टर क्या है, हमारा विजिबल नहीं होता। ठीक है, however by searching for the null character and every string can be identified easily। इस null character से ही जो हर string जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, इजिली हमें फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास इसके आगे बैक स्लैश करेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंस या फिर इसको बोल सकते हैं बैक स्लैश करेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, सी के अंदर हमारे पास ये भी है, एक स्पेशल बैक स्लैश करेक्टर इंक्लूड होता है। ठीक है, जो हमारा क्या करता है, इसको to express certain non-printing characters as well as the backslash characters। जैसे for example the line feed lf refer to the new line in C। तो नई लाइन के लिए ये स्लैश लगा के ए लगा दें। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज एन, बैक स्लैश से ये एन लगा दो, ये वाला लाइन लगा के एन लगा दो, दिस इज द आवर न्यू लाइन। ठीक है, ये न्यू लाइन को एक्सप्रेस करने का सिंबल होता है हमारे पास। तो कुछ ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नल, खाली। ठीक है, दो बार स्लैश लगा दे तो इसका क्या मतलब होता है, बैक स्लैश। ठीक है, ये स्लैश लगा क्वेश्चन मार्क लगाते तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से यदि ये लाइन लगा के मैं आर टी लगा देती हूँ तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टैग। ठीक है, तो आज हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बाकी का लेक्चर कल करेंगे, और कल वाले लेक्चर में हम क्या है, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, ये जस्ट यहाँ पे जो एस्केप सीक्वेंस है इसमें क्या होता है, बैक स्लैश सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ करेक्टर्स की एंट्री होती है हमारी, जो इस बैक स्लैश के साथ, इस साइन के साथ एन है, जैसे वो न्यू लाइन को सिंबल को डिनोट करता है, ये सी कंपाइलर हमारा जो ऑटोमेटिकली इनको रीड करता है। बाकी आइडेंटिफायर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।